हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एनएलएम भी बोलते हैं, शॉर्ट में एनएलएम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर जेई मेंस या जेई एडवांस के क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ेंगे तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा फिजिक्स को डिफाइन करता है। पूरा फिजिक्स डिपेंडेंट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। जितना भी, जिसे कि देखिए, इसके पहले जो मैंने पढ़ा उसका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आगे पढ़ने वाले हैं जितना भी चैप्टर हो सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट होगा। समझा? सारा चैप्टर, आप चाहे वर्क पावर एनर्जी पढ़े, फ्रिक्शन पढ़े, पूरा फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे होगा। वर्क पावर एनर्जी पढ़े सेम, रोटेशनल मोशन पढ़े, सेंटर ऑफ मास पढ़े, फिजिक्स का इसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़िए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा ही आएगा। भले जेई मेंस और जेई एडवांस में इसका क्वेश्चन कम पूछा रहे, लेकिन इसका टोटली यूज होगा आगे आने वाले चैप्टर में। तो ये सब एक, जैसे कि बिल्डिंग एक बनाते हैं ना, एक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का एक रहता है बेस दिया जाता है, तो वो बेस है आगे पढ़ने के लिए, बेस दिया जाता है। जब बेस पढ़ेंगे यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लेंगे तो हम सबका बेस बनेगा। फिर उसके बाद एक ईंट लगाएंगे, फिर 2 ईंट लगाएंगे, फिर 3 ईंट, फिर 4 ईंट, ऐसे ही करके करते आगे सब चैप्टर को पढ़ेंगे तो जाके एक बिल्डिंग तैयार होगा, और उस बिल्डिंग का नाम होगा सिलेबस, यानी सिलेबस तैयार हो गया और उसके बाद अपना एग्जाम दीजिए, सीधा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेसिक बेसिक कुछ बातें हैं जो हम बताएंगे। ठीक है, ये बेसिक बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं 8, 9, 7 में, इसी कारण एक लेक्चर तो बेसिक बनता ही है। तो थोड़ा समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम फोर्स को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फोर्स से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फोर्स को आगे हम डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फोर्स का कुछ बेसिक बेसिक आइडिया हम समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना हम लोग 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, पुल और पुश फोर्स। द एनी काइंड ऑफ पुल एंड पुश क्या होता है? फोर्स। अच्छा, फोर्स का एक काम और है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि रेस्ट में, जैसे कि मान लो ये वाला क्या चीज में है? रेस्ट में। ठीक है, तो इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगा, ये भी बात है। अच्छा, मान लीजिए कोई सामने से एक ट्रक आ रहा है, सपोज इट, एक सामने से ट्रक आ रहा है और ट्रक को मुझे रोकना है, जाकर सामने हम खड़ा होकर इसे हाथ करके खड़ा हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे खड़ा हो जाना नहीं है ना तो ट्रक कुचल के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझा रहे हैं, बस एक एग्जांपल समझिए। सामने से ट्रक आ रहा है, कोई बॉडी बिल्डर एकदम खड़ा हो गया, ट्रक को दिया रोक, तो शुरुआती में ट्रक मोशन में था, जैसे ही बॉडी बिल्डर फोर्स लगाया ट्रक क्या हो गया? रेस्ट में आ गया, यानी कि स्टेट चेंज हो गया। स्टेट समझ में आता है? रेस्ट एक स्टेट है, मोशन एक स्टेट है, तो रेस्ट को स्टेट कर सकते हैं, मोशन को भी स्टेट कर सकते हैं। समझाया? तो पहले कौन सा स्टेट था? मोशन। ट्रक पहले मोशन स्टेट में था, फिर किस स्टेट में आ गया? रेस्ट स्टेट में आ गया। ठीक है, ये जो डायरी दिख रहा है पहले रेस्ट स्टेट में था, जैसे ही फोर्स लगाए चलने लगा, यानी कि मोशन स्टेट में आ गया। ठीक है, किस स्टेट में आ गया? मोशन स्टेट में आ गया। तो फोर्स का बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं। फोर्स के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे, एनी काइंड ऑफ पुल, ऑफ ए पुल और अ पुश इज नोन एज फोर्स। दूसरा बात क्या बताएं? फोर्स स्टेट को चेंज करता है, यानी कि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में आता है। ठीक है, फोर्स हैज टेंडेंसी टेन सॉरी
टेंडेंसी, फोर्स हैज टेंडेंसी टू चेंज स्टेट्स, क्या चेंज करता है? स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट। वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट में चेंज कर दे, या स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में चेंज कर दे। जिससे कि देखिए एग्जांपल में हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ बातें देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रक है, ठीक है, मान लीजिए कोई कार जा रहा है, ऐसा ही है कार, अरे ब्लॉक मान लो MKG का कोई ब्लॉक है, ठीक है, सामने की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और इस पे इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगा दिए। ट्रक जा रहा, सॉरी कार जा रहा है इधर, ठीक है, कार जा रहा है इधर और इधर से कोई फोर्स लगा दिया। तो शुरुआती में था मोशन में, V वेलोसिटी से चल रहा था, फोर्स लगाया तो किस में आ गया? रेस्ट में। तो ये क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मोशन से किस में आ गया? स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लो इसे, दूसरा देख लो। अगर मान लो कोई पागल सा है इंसान यहाँ खड़ा है, जैसे कि तुम ही हो सकता है पागल सा, और तो कोई हो नहीं सकता, ठीक है, जो रोड पे खड़ा रहेगा। अच्छा लड़की होगी, हटाओ, तुम नहीं है, लड़की है, यही होती है लड़की, ऐसा ही। एक बाल यहाँ पे निकल रहता है ऐसे, एक बाल यहाँ पे ऐसे निकल रहता है। हाँ अब हो गया। कोई गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल आराम से रोड पे ऐसे खड़ा है, पीछे से कोई फोर्स लगा दिया। शुरुआती में तो रेस्ट में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जैसा ही फोर्स लगाया ये चलना शुरू कर दी। क्या हो गया? चलना शुरू कर दी V वेलोसिटी से, यानी कि शुरुआती में रेस्ट में था, फोर्स लगा, मोशन में हो गया, ठीक है। तो ये इसको देख सकते हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है? रेस्ट से मोशन में ला सकता है या मोशन से रेस्ट में कर सकता है। फोर्स का एक काम और है, डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। देखते हैं, इसी को देखते हैं, थर्ड में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल जा रहा है इधर, ठीक है, V वेलोसिटी, सॉरी V वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है इधर, V वेलोसिटी से पार्टिकल इधर जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी तो चेंज करवे करेगा, साथ में डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। यानी कि देखो, अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि देखो समझो, ए ऐसे जा रहा है, कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इसे, तो ऐसे चलते चलते देखो ऐसे जा रहा है सामने की, तो ऐसे यहाँ पे रुका हुआ है, इस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिए, अब चलना चालू कर दिया, तो ऐसे ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यानी ये फोर्स इसको नीचे की तरफ दबाते रहेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है ना, तो डायरेक्शन को चेंज करवा देता है और साथ में वेलोसिटी को भी चेंज करवाता है। तो फोर्स रेस्ट को मोशन में ला रहा, मोशन को रेस्ट में ले जाता, वेलोसिटी को चेंज करता, और वेलोसिटी के चेंज करने के साथ डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा। अब वेलोसिटी चेंज करने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करना, बस सीधा बात है। एक बात और, अगर मान लो कि कोई ट्रक जा रहा है इधर, ठीक है, कोई ट्रक इधर जा रहा, और इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिए और ट्रक का स्पीड भी है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रक का स्पीड है उसी डायरेक्शन में अगर ट्रक पे फोर्स लगा दिए तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए फोर्स, ये ट्रक जा रहा है अब उधर और फोर्स इधर लग गया, तो धीरे 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 धीरे, जैसे कि ट्रक इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा? धीरे 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 ट्रक का
स्पीड को कम करेगा। एक समय के बाद ट्रक रुक जाएगा, यानी जो फोर्स है ये ट्रक के स्पीड को कम कर रहा। ये क्या कर रहा? कम कर रहा। तो ट्रक क्या कर सकता है? रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, साथ में डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और स्पीड को बढ़ा सकता है और स्पीड को कम कर सकता है। ठीक है, ये था। अब कुछ फोर्स के बारे में कुछ बातें लिखते हैं, छोटे छोटे बातें, चिन्नी मुन्नी वाला। देखना, फोर्स क्या कर सकता? रेस्ट से मोशन में कर सकता। फोर्स और क्या कर सकता? मोशन से रेस्ट में कर सकता। और क्या चीज कर सकता? स्पीड को बढ़ा सकता है और स्पीड को घटा सकता है। वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता। वेलोसिटी चेंज यानी डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। एक बात और बताना, मान लो कि थोड़ा समझना, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम के जी का है। यह ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा, ठीक है, इधर मूव कर रहा v वेलोसिटी से, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे थीटा, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट पे थीटा एंगल पे कोई फोर्स लग रहा, ठीक है। तो बताना, अगर थीटा एंगल पे कोई फोर्स लगेगा तो ए थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से ए भी थीटा, ठीक है। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कोस थीटा, इधर आएगा एफ साइन थीटा। तब बताओ, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में एक फोर्स का एक कंपोनेंट है, यानी जो एफ कोस थीटा है ना, इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एफ कोस थीटा काम कर रहा, तो क्या करेगा? वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। लेकिन एक और लग रहा है एफ साइन थीटा, वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा है एफ साइन थीटा। तो वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा है एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा क्या करेगा? डायरेक्शन को चेंज करा देगा, यानी कि ये जो ब्लॉक है सामने की तरफ ना जाकर के ऐसे जाएगा, समझा? ये काम करेगा। अब देखो, फोर्स का हम लोग यूनिट लिख लेते हैं इसको, ठीक है, मिटाते हैं। छोटे छोटे चुन्ना मुन्ना वाला बात है, हम इसको अभी प्रूफ नहीं करेंगे, बस समझा रहे हैं जो आप लोग बेसिक में पढ़े हैं। देखना, यूनिट ऑफ, सॉरी, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दिख रहा है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखना, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही कहते हैं, दूसरा नाम है न्यूटन। दूसरा नाम क्या है? न्यूटन। जैसे कि किसी को घर में नाम है चुन्नू, स्कूल में नाम होगा मुन्नू, तो चुन्नू और मुन्नू दोनों अलग अलग इंसान होगा, दोनों सेम ही है ना। भले घर में नाम है चुन्नू, स्कूल में नाम है मुन्नू, इंसान तो सेम ही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूटन। तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया बाबू साहब? न्यूटन, न्यूटन चा, न्यूटन, ठीक है। अब देखो, इसका सीजीएस यूनिट लिखते हैं। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अच्छा, केजी को हम चेंज कर सकते हैं ग्राम में, तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, लिख लेते हैं। मीटर है तो मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो, 1000 गुना 100 यानी कि 10 पर पावर 5 हो जाएगा। कितना जीरो? 5 जीरो, तो 10 पर 5 ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकेंड के स्क्वायर का ही दूसरा नाम है डाइन।
मास्टर क्या बोल दिया, डायन का नाम ले रहा। हाँ बाबू डायन, क्या नाम है, डायन। वो डायन नहीं, चुड़ैल वाला। हम्म, दिमाग तुम सबका तो उधर ही गया होगा, समझते हैं ना। तो इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। क्या होता है बाबू, डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एक बात और ध्यान देना, जब हम केजी मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर को चेंज किए तो 10 पर पावर 5 डाइन आ गया। अबे इसी को चेंज न किए, देखो इसी को ना चेंज किए इसमें, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। तो कुछ नहीं आ गया हम तब 1, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। कितना हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन आ गया। तो ये सब पहले पता होगा, हमको पता है, आप लोग को पता है, बस थोड़ा समझा रहे हैं, बेसिक बेसिक आइडिया है, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। बेसिक से पढ़ेंगे तो मजा आएगा, डायरेक्ट हम शुरू कर देंगे। अच्छा, को घर बना रहे हैं, सबसे ऊपर में मान लो कि छत को बना दिए, नीचे कुछ बनाई भी नहीं किए, छत रहेगा, गिर जाएगा तुरंत। तो पहले नीचे से ना बनाएंगे, तो शुरू से कर रहे हैं, बेसिक से। यह क्या लग गया यहाँ पे, देखो नेचर, बाय नेचर जनरली फोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाकी जो भी फोर्स आएगा इन्हीं 4 में सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। फर्स्ट हम सबका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड हो जाएगा हम सबका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। 4 हो जाएगा हम सबका वीक न्यूक्लियर फोर्स। जितना भी हम लोग फोर्स पढ़ेंगे आगे, जो भी फोर्स आएगा सब इन्हीं चारों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो भी फोर्स पढ़े, आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी आएगा सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले पार्ट में चलाएगा, सीधा बात है। तो बाय नेचर 4 टाइप में फोर्स को डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इन एक्ट कहां एक्ट होता है, इन एक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा न्यूक्लियस में लगेगा, इसे शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी कि ये छोटे छोटे रेंज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है ना, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। अब सोचो तो कितना रेंज होगा, छोटा सा रेंज होगा, बहुत कम रेंज होगा, तो इसे शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 इसे डिफाइन करते हैं, बस सुनना तुम सब। बी स्टार्ट।
फर्स्ट में कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, हमेशा दो मास के बीच में लगेगा। जैसे कि देखो एक मास यहां पे m1 मास है, यहां पे एक m2 मास है, अब इसका डिस्टेंस r है। तो m1 मास फोर्स लगाएगा m2 मास पे और m2 मास फोर्स लगाएगा m1 मास पे, और हमेशा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। रिपेल करने का काम यहाँ पे नहीं होता है। हमेशा एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर जैसे कि आप यहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो हम दोनों को मास है कुछ, तो हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। भले वो फोर्स फील ना हो रहा है क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। हम लोग अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो क्या अर्थ नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा है? लगा रहा है, लेकिन हम लोग को एहसास नहीं होता, एहसास नहीं होता क्योंकि बहुत कम फोर्स लगता है वो सब। समझा? तो इस बात को ध्यान रखना। तो m1 m2 फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, बीच का डिस्टेंस कितना है? r, ठीक है। तब इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल कभी कर भी नहीं करेगा। ई अगर मान लो m1 m2 को अपनी ओर खींच रहा है 100 न्यूटन फोर्स से, तो m2 भी m1 को खींचेगा अपनी तरफ 100 न्यूटन फोर्स से ही। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फोर्स का। ये 100 लगाएगा तो ये भी 100 लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। एक इधर लगाएगा डायरेक्शन, एक इधर लगाएगा डायरेक्शन। समझे? तो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, पूरा चीज एक्सप्लेन होगा बाबू, खाली अभी सुन लो, बस ध्यान से सुनो बस। तो फोर्स बराबर क्या होता है? जी, 9 क्लास में पढ़ना था, m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फोर्स का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब बताना, ये जो g है ना, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको g को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। ये दुनिया में कहीं पे चले जाओ, अर्थ के बाहर जाओ, दूसरे प्लैनेट पर चले जाओ, मंगल ग्रह पर चले जाओ, सन पे चले जाओ, जा तो नहीं सकता, वहां पे भी इस जी का वैल्यू कांस्टेंट ही है, अप्लीकेबल है। और उस जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर। ये जो जी का वैल्यू है ना, यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, अरे तुम हटाओ प्लूटो पे जाकर घूमते रहो, इस पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। ठीक है। जी का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए 20/3 इंटू 10⁻6 सॉरी 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा केजी का स्क्वायर ले सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हम सबका कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे बोल सकते हैं ना, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मास, बाय वर्च्यू ऑफ मास। ठीक है, क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ मास, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मास। यह हमेशा क्या करता है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मार्कर। एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं।
जैसे कि ये हम सबका हो गया अर्थ, क्या हुआ वो, ये अर्थ है, ठीक है। अबे अर्थ दिख रहा है, कलाकारी करने के लिए तो नहीं आया है, इसको मान लो अर्थ। अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है, अर्थ का रेडियस मान लो, ये रेडियस आर मान लो, इसका मास कैपिटल एम हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, यानी अर्थ का जो रेडियस है कितना है, 6400 किलोमीटर भाई साहब, ठीक है। ये अर्थ का रेडियस है। मास तो एम ही है, इसको मान लिए। मानो ई अर्थ है और अर्थ के बाहर एक बच्चा है, बालक है, चुन्नू आ गया यहाँ पे M1 kg का, ठीक है। कोई बालक वहां पे टहल रहा है, ऐसे जाके घूम रहा है अर्थ के बाहर में, ऐसे ही कुछ काम है नहीं, घूमते रहता है ऐसे ही, अर्थ के बाहर वो घूम रहा है इकल्ले, खुश है बहुत। तो दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ये पूछ रहा है। तब बताना, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, Gm1 M2। अच्छा, अर्थ के सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है x मान लेते हैं, कितना मानते हैं, x डिस्टेंस मान लेते हैं। अच्छा, और जो M1 और सॉरी स्मॉल m और कैपिटल M, बालक के मास को स्मॉल m और अर्थ के मास को m मान लेते हैं, ठीक है। ये जो अर्थ है ना, इस बालक को कहां खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ। किधर खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ, क्योंकि अर्थ का जो मास रहता है कहां रहता है, सेंटर के पास में रहता है। तो अर्थ क्या करेगा, इस बालक को सेंटर की तरफ लेके आएगा खींच करके, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब बताओ, यहां से यहां तक रेडियस आ रही होगा, ये सेंटर हो गया, अब मास तो यहाँ पे रहबे करेगा। अब बताओ कितना फोर्स होगा, फोर्स कितना होगा, जी एम कैपिटल वाला स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, और आर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक आर ई एक्स है, आर प्लस एक्स का स्क्वायर। एक बात और बताना, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, तो अर्थ के सरफेस से शायद 1-2 किलोमीटर दूर होगा बालक, ज्यादा थोड़ी होगा, 1-2 किलोमीटर दूर होगा, वो ज्यादा बोल दिए, 1-2 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। अब बताओ, अर्थ के सरफेस से 1-2 किलोमीटर दूर बालक है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उस बालक का कुछ डिस्टेंस है, 6400 के सामने 2 किलोमीटर कुछ है, तो जो आर प्लस एक्स है लगभग लगभग आर के बराबर होगा, क्योंकि 6400 आई तो बहुत छोटा है, 2 किलोमीटर, तो लगभग लगभग आर के बराबर ही होगा। अरे कहीं पे लिखता है 1000 प्लस 0.001 कितना होता है, लगभग लगभग 1000 ही मान के चलते हैं ना, सेम बात यहाँ भी है, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बटा, इसको हटा करके R कर सकते हैं तो R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। ये एक चीज को और डिफाइन करता है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या डिफाइन करता है, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। स्मॉल जी का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर। ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स नहीं है जी, एक एक्सेलरेशन है जो सरफेस की तरफ लगेगा, अर्थ के सरफेस की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ये कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। किसका एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन का। ये एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स रहता है। इसका वैल्यू जो होगा ना जी का, इसका जो वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग लगभग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लेके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। जी का वैल्यू ये होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। हम पे भी जो एक्सेलरेशन लग रहा है, अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ, वो इतना ही लगाएगा। अच्छा, ये जी का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ के रेडियस पे और अर्थ के मास पे। ये तो जी कांस्टेंट है, ये है। तो अर्थ का रेडियस हमेशा जीवन भर के लिए फिक्स है,
अर्थ का मास भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, मास भी फिक्स है। अभी तो उतना ही है ना जितना अभी माना गया है। तो मास m है, रेडियस r है। क्या स्मॉल m पे डिपेंड कर रहा है जी? नहीं ना। तो ये बालक का वजन 100 kg हो, 200 kg हो, 500 kg हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है स्मॉल जी का वैल्यू। वो जीवन भर फिक्स रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा थोड़ी है अगर मेरा वजन 50 kg है तो हम पे लगाएगा 9.8, और बगल वाला का वजन हो गया 200 kg तो उस पर लगाएगा 20.8। ऐसा थोड़ी है। मतलब मेरा ऐसा थोड़ी बोलेगा कि तुम्हारा मास कम है तो तुम पे हम कम लगाएंगे जी का वैल्यू। अर्थ ऐसे थोड़ी बोलता है, चाहे जिसका मास ज्यादा उस पर ज्यादा लगाएंगे जी का वैल्यू, ऐसा नहीं है। अर्थ सबको समान मानता है, सब पे समान लगाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे की तरफ वो नहीं लगाएगा। ठीक है, ये है, ये था हम सबका। अब देखो, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, इसको तो जी बोलेंगे, आओ जी गुना एम, यानी कि एफ बराबर एम जी। तो अर्थ हमेशा कितना लगाता है, एम जी लगाता है नीचे की तरफ। हम पे भी एम जी लग रहा है, तुम पे भी लग रहा है, सब पे एम जी लग रहा है। ठीक है, बोर्ड पे भी एम जी लग रहा है। अबे यार, अब आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और ये बाय वर्च्यू ऑफ ओ मास था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होगा, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज, वर्च्यू ऑफ चार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे का मास, एक मास जो कर रहा था एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। इट एक्ट्स अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा और रिपल्सन करेगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझो ऐसे, जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, देखो ये सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, वे इसका कैप देखो, एक कैप है, एक इधर ऑब्जेक्ट है, एक इधर रख दो। अरे यार बालक, बढ़िया से रहो, बंस, एक सेकेंड हो जाओ। देखो कॉन्टेक्ट फोर्स जिसे कि कहने, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखो थोड़ा समझ लो कैसे। जैसे कि देखो, एक बॉडी सरफेस है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है। ठीक है, अगर मान लो इस बॉडी पे फोर्स लगा, सॉरी इस बॉडी पे हम फोर्स लगा करके इसे जाकर टकरा जाएगा, इसको जाकर कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, जिससे कि देखो थोड़ा बढ़िया समझो इसे, दिखाई दे रहा है तीन बॉडी है, एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी। अगर इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये फोर्स इस बॉडी पे लगा, लेकिन ये बॉडी क्या किया, अगले पे जाके फोर्स लगा दिया। कब लगाया, अगर मान लो यहाँ पे हम खड़ा है, एक इंसान और खड़ा है, एक इंसान और खड़ा है, लाइन में खड़ा है, अगर कोई मुझे फोर्स लगा के धक्का दे दिया तो हम जाके दूसरा से टकराएंगे, दूसरा का तीसरा से टकराएगा। तो
कब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यानी कि दोनों का बॉडी जब टच हो रहा है तब फोर्स लग रहा है। तो जितना भी कांटेक्ट फोर्स होगा सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जितना भी कांटेक्ट फोर्स ले आओ सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, कांटेक्ट करने लग कि बॉडी टच क्या होना चाहिए, कांटेक्ट मतलब बॉडी टच, बॉडी टचेज। अच्छा, जब हमारा बॉडी दूसरे के साथ टच होता है फिर उसका बॉडी तीसरे के अगर टच होता है तो फोर्स लगता है। मान लो कि हम दोनों के बॉडी में कुछ ऐसा होगा जो दोनों का मोलिक्यूल टच करने के बाद एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, तभी ना एक दूसरे से टकराने के बाद वो दूर जाता है, फिर टकराता है तो फिर अगला से दूर जाता है, मतलब कि एक दूसरे से अगर टकराते चला जाता है। यानी कि दोनों के बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है टच करने के कारण उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑल कॉन्टेक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि बॉडी टच, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल फोर्स। इसी का कुछ टाइप दिखते हैं, बताए थे ना कि नेचर 4 टाइप को फोर्स को डिफाइन किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें आता है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही टाइप हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कैटेगराइज करते हैं। एक आता है नॉर्मल फोर्स, पढ़ेंगे, ये नाम दे देते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स ध्यान से सुनना, जैसे कि कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इस सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए एम के जी का सरफेस है, तो इस एम के जी के ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगाएगा एम जी, तो नीचे की तरफ फोर्स लग गया। तो इस ऑब्जेक्ट को सरफेस के अंदर धंस जाना चाहिए, लेकिन धंसता है नहीं। क्यों नहीं धंसता? क्योंकि ये जो सरफेस है इसका जो मॉलिक्यूल है इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, जैसे कि यहाँ पे इस सरफेस का जो मॉलिक्यूल है इस सरफेस के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस का मॉलिक्यूल सब ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, सब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और जो ऊपर की तरफ लग रहा है यानी कि मॉलिक्यूल का जो नेट फोर्स होगा ना ये ऊपर की तरफ लगेगा, और वो नेट फोर्स का वैल्यू होता है एन, यानी कि नॉर्मल फोर्स। तो mg लगता है नीचे, तो सरफेस का मॉलिक्यूल लगाता है ऊपर की तरफ, समझा, ऊपर की तरफ लगाता है। तो नीचे mg का जितना वैल्यू होगा उतना मॉलिक्यूल का वैल्यू होगा, मॉलिक्यूल के फोर्स का वैल्यू होगा, समझा, n। तभी तो ये जमीन में नहीं धंसता। अगर मान लो कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, होता भी है कभी कभी, धंस जाता जमीन के अंदर, यानी कि mg का वैल्यू ज्यादा हो गया, किससे? इस नॉर्मल का वैल्यू से, समझा। तो एक बात ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं धंस रहा है, इसका रीजन क्या है? नीचे नीचे अर्थ लगा रहा है mg, तो जो सरफेस पे जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका मॉलिक्यूल ऊपर लगा रहा है नॉर्मल, समझा। आई नॉर्मल हमेशा क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि नॉर्मल क्या है, एक टाइप का क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है। परपेंडी हमेशा किधर लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, समझ रहा है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल या हमेशा पुश करेगा, यानी पुशिंग करेगा बस। ये नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है जानवे करता है, उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये भी फोर्स है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन ही होगा। ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। सीजीएस यूनिट जानता ही है, सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। फोर्स है ना, कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन ही होगा, कोई भी फोर्स हो उसका सीजीएस यूनिट डाइन ही होगा, ठीक है।
पहला हो गया। अब देखते हैं एक और, देखते हैं सेकेंड, टेंशन। सेकेंड में किसको देखेंगे? टेंशन को। टेंशन मतलब वो नहीं जो लोग हम लोग को टेंशन देते हैं, वो टेंशन देते हैं बाहर वाले लोग, घर वाले लोग, सब देते हैं टेंशन, तो वो टेंशन नहीं, यहाँ पे अलग टेंशन का मतलब है। टेंशन जो है हमेशा रस्सी के बीच में लगता है, रस्सी समझता है ना? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में लगता है, रस्सी में। जैसे कि मान लो हाँ, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं, देखो 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 देखो, क्या है क्या है क्या है, हाँ इसी को लेते हैं। अभी देखो, ये साफ करने वाला है, बोर्ड साफ करने वाला, आदमी को साफ करने वाला नहीं है। ये बोर्ड साफ करने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा लूज है, देख रहा है, हवा से हिल रहा है। जैसा ही इसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट बांध दें तो ये पूरा टाइट हो जाएगा। टाइट क्यों हुआ? क्योंकि रस्सी में टेंशन आ गया, इसी कारण रस्सी टाइट हो गया। इसको रस्सी बोल देते हैं एक समय के लिए, अरे रस्सी बना दो। ये देखो रस्सी बन गया, बन गया ना, ये देखो टाइट हो गया, तो टेंशन के कारण। अगर लूज है तो टेंशन नहीं लग रहा, जैसे ही टाइट हुआ टेंशन लग गया, ठीक है। तन गया यानी तनाव, टेंशन को क्या कहते हैं? तनाव। तो हमेशा क्या होगा, टेंशन कहाँ लगेगा? स्ट्रिंग में। टेंशन लगेगा कहाँ? टेंशन इन स्ट्रिंग, हमेशा रस्सी में लगेगा। ये हमेशा पुल करेगा, पुलिंग करेगा, पुलिंग करेगा, पुलिंग, ठीक है। ये कभी भी पुश नहीं करेगा, नेवर पुशिंग। बोलेगा सर कैसे आप बोल रहे हैं नेवर पुलिस पुशिंग, आप हमको प्रूफ दीजिए। बाबू टेंशन क्या है? एक टाइप का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो, मान लो हम लोग का एक सेलिंग है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बाबू, स्पेस चाहिए मुझे, स्पेस, स्पेस। देखो मान लो हमारे घर में जो छत होता है उसका सीलिंग है, ठीक है। यहां पे कोई रस्सी को लटका दिया, स्ट्रिंग को, तो अभी कोई टेंशन नहीं लग रहा है, नो टेंशन, ठीक है। ये सीलिंग है, जैसे ही नीचे में कोई ऑब्जेक्ट को यहां पे पुट कर देंगे एम के जी का, तो रस्सी टाइट हो जाएगा। रस्सी क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा, रस्सी टाइट हो जाएगा। जब रस्सी टाइट हो गया यानी टेंशन लग गया, क्या लग गया? टेंशन। टाइट स्ट्रिंग, जैसे ही स्ट्रिंग क्या हुआ? टाइट, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, टाइट, ठीक है। तो आ गया टेंशन। ये एम के जी का ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ है, तो नीचे की तरफ एम जी भी तो लग रहा होगा, ग्रेविटेशन लगा रहा है। तो रस्सी में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एम के जी का, नीचे लग रहा है एम जी, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट को तो नीचे आना चाहिए, लेकिन वहां पे लटका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए स्ट्रिंग है ना, ये अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, यानी कि अपनी ओर पुल कर रहा है। किससे? टेंशन टी से। यानी कि एम के जी पे नीचे की तरफ लगा रहा है ग्रेविटेशन, उतना ही कौन ऊपर लगा रहा है? स्ट्रिंग। अगर ग्रेविटेशन लगा रहा है 100, तो स्ट्रिंग लगाएगा अपनी तरफ 100, यानी कि ग्रेविटेशन 100 से खींचेगा तो स्ट्रिंग भी 100 से खींचेगा ऊपर की तरफ, अपनी तरफ, समझा? तभी यहां पे रेस्ट में से लटका हुआ है, समझा? तो रस्सी टाइट है यानी कि टेंशन लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और, एम के जी का ऑब्जेक्ट ये है, ये छत का सीलिंग है, ठीक है, छत का सीलिंग है। नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा है, जब नीचे की तरफ एम जी लग रहा है तो इस रस्सी को तो ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, फोर्स टेंशन,
ऊपर की तरफ लगाना चाहिए ना, तभी तो ये यहाँ पे रेस्ट में रहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई ऑब्जेक्ट को रस्सी में बांध दो, यहाँ से छोड़ दो तो हवा में आ जाता है। ऐसा सभी सुना है कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्री फॉलिंग। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग करता है। ऐसा क्यों होता है? तुमको क्या बताएं बाबू कि टेंशन हमेशा क्या करता है, हाँ पुल करता है, यानी पुलिंग करता है, यानी अपनी ओर लगाता है। तो रस्सी क्या करेगा, अपनी ओर ना लगाएगा टेंशन। थोड़ा सा सही लूज हो गया रस्सी, टेंशन जीरो। रस्सी लूज, टेंशन जीरो। रस्सी पूरा टाइट करके पकड़े हुए हैं। अच्छा शुरू मान लो कि इस mkg के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो रस्सी पूरा टाइट है, टेंशन लग रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा रस्सी लूज होगा, टेंशन जीरो, ऑब्जेक्ट नीचे चला आएगा। तो टेंशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। अपनी ओर लगाएगा रस्सी, ना कि उसको अपोजिट में लगा देगा। ऐसे बोलेगा कि अर्थ नीचे की तरफ लगा रहा है तो हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तब पता चला रस्सी में तुमको बांध करके छत पर से फेंक देता, तो छत पर से तुम हवा में ऐसे उड़ते रहता। ऐसा थोड़ी होता है। नीचे जमीन से रस्सी बांध दिया है और छत पर से तुम ढकेल देता, तो नीचे नहीं गिरता है कि ऊपर चला जाता है, ऐसा नहीं होता ना। ये होता है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे बाबू, भी थोड़ा सा रुको। तो ये सब अभी बेसिक बेसिक आइडिया। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का, उसका नाम जाना पहचाना है, सुना हुआ है, सब कुछ है, स्प्रिंग। क्या, स्प्रिंग फोर्स। सी नंबर में देखते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग इस प्रकार से होता है। मान लो शुरुआती में स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में ये क्या है, स्प्रिंग है। नेचुरल लेंथ कहने का मतलब ना स्प्रिंग टाइट है, ना उसको ना स्प्रिंग को खींचा गया है, ऐसे लाके रखा हुआ है। इसको कुछ नहीं किया, ऐसे लाके फिक्स कर दिया एक इधर रड में, ना इसको खींचा है ना इसको दबाया है, बस ऐसे रखा हुआ है। हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। जब स्प्रिंग को खींचेंगे ना तो स्प्रिंग फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। तो स्प्रिंग कभी फैलना चाहेगा नहीं ना। तो हम खींचते हैं ना तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ फोर्स लगाता है, अपनी को टेंशन लगाता है, उसी को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, समझा। तो स्प्रिंग यहाँ पे है, तो इस पे हम अगर फोर्स लगा खींचे तो स्प्रिंग ऐसे फैल जाएगा, नेचुरल लेंथ से बढ़ जाएगा। तो मान लो कि एक्स लेंथ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इधर हम फोर्स लगाए हैं। तो जब इधर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग भी इधर लगाएगा, टेंशन अपनी तरफ लगाएंगे। अच्छा, स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा, पूरा एकदम दब जाएगा। तो नेचुरल लेंथ से कम गया, यानी फोर्स इधर लगा गए। तो स्प्रिंग दबना चाहेगा तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगा देगा। स्प्रिंग किधर लगाएगा? बाहर की तरफ फोर्स लगा देगा। स्प्रिंग कभी दबना नहीं चाहेगा। तो अगर हम खींच रहे हैं तब स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी कि स्प्रिंग पुश और पुल दोनों करता है, पुश एज वेल एज पुल, ठीक है। एक आता है फ्रिक्शन फोर्स। यार बेसिक बेसिक बातें हैं। फ्रिक्शन तुम सबको हम न्यूटन बना देंगे, टेंशन का ले रहा है, थोड़ा वक्त तो दो, इसी चैप्टर में न्यूटन बना के भेजेंगे। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ना, जानवी करता है। एक कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, यहाँ पे mkg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट मूव करता है v वेलोसिटी से इधर। तो जब ऑब्जेक्ट उधर जाएगा ना
तो इसके अपोजिट में टेंजेंशियली एक फोर्स लगेगा, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कैसे काम करता है? टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, ठीक है। टेंजेंशियली, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन को कहते हैं शेयर डायरेक्शन भी कह सकते हैं। शेयर डायरेक्शन बताएंगे आगे, सब बेसिक बेसिक है। शेयर डायरेक्शन, बस यही था, ठीक है। एक बात और हम सबको देखना है, बस थोड़ा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा जो लगता है ना, आप लोग को पता है न्यूक्लियस का जो डिस्कवर किए थे रदरफोर्ड किए थे, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जो किसी एटम का जो सेंटर होगा ना, वो न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो यह हमेशा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। सोचो ना, किसी एटम को तो देख नहीं सकते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है सेंटर में, उसको तो और नहीं देख सकते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके बीच में फोर्स लग रहा है, दिखाई देवे नहीं करेगा। कितना रेंज होगा? बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, रियर में मिनिमम होगा कुछ। तो यानी शॉर्ट रेंज के लिए एप्लीकेबल है। और वह जो रेंज होना चाहिए ना, वो 10 पे पावर -15 होना चाहिए, -15 के आसपास में होना चाहिए। अब -15 को कहते हैं फर्मी। इसको क्या कहते हैं? फर्मी। यानी जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होना चाहिए वो 10 पे पावर -15 मीटर होना चाहिए। और 10 पे पावर -15 को क्या कहते हैं? फर्मी, या इसी को कहते हैं फेम्टो। क्या कहते हैं? फेम्टो, ठीक है। न्यूक्लियस स्टेबल होता है, किसके कारण स्टेबल होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण स्टेबल होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। न्यूक्लियस किसके कारण स्टेबल होता है? न्यूक्लियर फोर्स के कारण। इसके बाद बताएं बिग न्यूक्लियर फोर्स। बिग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है ना, जैसे कि न्यूट्रॉन टूटता है। न्यूट्रॉन टूटता है किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एंटीनो न्यूट्रॉन में, यानी एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। सब बताएंगे कहां पे? हम लोग जब न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, वहां पे पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई करके एक चैप्टर आता है, वहां पे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। वहां पे सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। न्यूट्रॉन टूटता है, डिके होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एंटी न्यूट्रोनो में। और एंटी न्यूट्रोनो जो होता है एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यही है। तो हम लोग फोर्स का पार्ट समझ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, कुछ अच्छी चीज लेके आएंगे इसी चैप्टर का। और एक बिल्डिंग तैयार करने का एक बेस है। अभी तो शुरू नहीं हुआ है चैप्टर, अभी शुरू होगा, टेंशन कहाँ ले रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।